उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की एक बड़ी बैठक चल रही है। यह बैठक तब और अहम हो जाती है जब 2024 के नतीजे आते हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आधे से कम सीटों पर सिमट जाती है और उसके बाद विरोध के स्वर भी फूटने लगते हैं। आज की इस बड़ी बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में ये जो बैठक चल रही है उसके अंदर क्या कुछ बातें हो रही हैं, किन मुद्दों पे चर्चा हो रही है, इस पे बात करेंगे आज हम अपने डिस्कशन में। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक जी जुड़ेंगे। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की बैठक चल रही है, अभी 2 दिन पहले ही एक विधायक और एक पूर्व मंत्री ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार और तमाम बातें की और केंद्र नेतृत्व को हस्तक्षेप करने की बात कही है, उसके बाद ये बैठक हो रही है। कितनी अहम हो जाती है बैठक 2024 के नतीजों को देखते हुए? देखिए, 4 जून 2024 को जब नतीजे आते हैं तो पूरे देश भर में अगर भाजपा की सबसे बड़ी हार कहीं होती है तो उत्तर प्रदेश में होती है। आप लगभग आधी सीटें आप लूज कर जाते हैं और एक समय जो उत्तर प्रदेश ही आपका रास्ता बनता था दिल्ली में मजबूत सरकार का, वहीं से आप कमजोर सरकार बन गए। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में ये नतीजे आने के बाद से उस समय ही बहुत सारी हलचल शुरू हो गई थी। बहुत सारे लोग दबी जबान में बहुत कुछ बोलने लगे थे सरकार की कार्यक्षमता पे, यानी मौजूदा स्टेट गवर्नमेंट की कार्यशैली पर, भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे थे कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है। तमाम कार्यकर्ताओं ने वोकल होकर धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। और अभी आपने जो जिक्र किया है, जौनपुर के विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं, इन लोगों ने हालांकि अपनी बात से पलट गए हैं, लेकिन आप पलट के आप ये नहीं कह सकते कि जो हमने पहले बोला था वो गलत था। एक्चुअली वही है भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ताओं का दर्द, कोई कैमरे पे कहता नहीं है। तो ये बातें दिल्ली तक पहुंच रही हैं। दिल्ली तक पहुंचने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें इस दौरान हुई हैं, बहुत सारी बैठकें हुई हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठकें कर रहे हैं, कोर कमेटी की बैठक हो रही है, दिल्ली में बैठक हो रही है। उस लिहाज से ये आज की बैठक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यहां से एक नया रोड मैप बनाना होगा कि चलिए जो होना था हो गया। और वो हुआ क्यों? मुख्यमंत्री ने कल कानपुर के विधायकों के साथ बैठक थी जी। उसमें कानपुर क्षेत्र के विधायक सांसद आए थे। वहां पे उन्होंने कहा कि भाई विपक्ष अपनी योजना में सफल रहा और हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाए और आप लोग भी ध्यान नहीं दे पाए, तो अब ये नहीं देना। तो यानी लोग इतने कंफर्ट जोन में आ चुके थे कि बहुत सारी चीजें दिखना बंद हो गई थी। कार्यकर्ताओं का दर्द नहीं दिख रहा था, जमीन पे क्या हो रहा ये नहीं दिख रहा था, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़े बड़े दफ्तरों में बाहर क्या हो रहा है उनको पता नहीं चल रहा था। तो अब ये झटका लगा है। तो इस झटके के बाद, इस बैठक के बाद से सबकी बातें सुनी जाएंगी, सबकी ओपिनियन लिए जाएंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे कोई पार्षद हो, सबकी बातें सुनी जाएंगी और एक रोड मैप बनाया जाएगा कि भाई अब 2027 में अगर हमको उत्तर प्रदेश में अपने मोमेंटम को बनाए रखना है तो बड़े बदलाव करने होंगे। और उस बड़े बदलाव को आज खोजा जा रहा होगा। मसलन संगठन में कुछ बदलाव होगा, हो सकता है सरकार में आने वाले वक्त में कुछ फेरबदल करने की बात कही जाए। वो इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि दलित और ओबीसी ये 2 ऐसे मुद्दे थे जो आरक्षण से सीधे जुड़ते हैं और इसी पर पूरा गेम पलटा है। तो हो सकता है आने वाले समय में संगठन और सरकार में दोनों में ही इन दोनों कम्युनिटीज का एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन देखने को मिले। तो मुझे लगता है इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है ये कोर कमेटी की बैठक। अच्छा, एक आपने चूंकि दलित और ओबीसी की बात की है तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से 24 का ये जो नतीजा रहा उसमें साफ तौर पे दिखा कि उत्तर प्रदेश में जो दलित वोटर था, जो कि बसपा से छिटक कर और भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया और लगातार 2 टेन्योर तक इनके साथ रहा, तो केंद्र में भी जो है सत्ता बनी और प्रदेश में भी दूसरी बार जो है ये सत्ता में है। क्या इस मुद्दे पे भी अंदर वो चर्चा हो रही होगी कि आखिर ये दलित वोटर क्यों छोड़ के गया, अगर इसको वापस लाया जाए तो किस तरीके से लाया जाए? क्योंकि देखिए ये एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुआ है इस। एब्सोल्युटली, देखिए बिल्कुल 7 मंत्री हैं जो सीधे इन कम्युनिटीज से आते हैं सरकार में और जुड़े हुए हैं। कितना कल कहा भी गया मुख्यमंत्री की तरफ से एक बैठक में कि केंद्र की और राज्य की सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ ही दलितों को और पिछड़ों के लिए है, उनको मिला है और आज तक सबसे ज्यादा लाभ दिया गया है। तो ऐसे में क्यों लोग अलग हुए? तो उसी को तो तलाशा जा रहा है, सबसे फीडबैक लिया जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर यही समझ में आया कि पार्टी के नेताओं का सीधे जुड़ाव नहीं था अपने कार्यकर्ताओं से और जनता से भी। और दूसरा कि इतना सहज बना दिया गया था कि जीत को इतना आसान माना जा रहा था कि वो ये नहीं समझ पाए कि जो हम कह रहे हैं वो गलत है, वो बैकफायर करेगा। मसलन आरक्षण वाली बात।
तो मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में और इस बैठक के बाद जो सबसे बुनियादी जो बदलाव आएगा वो आएगा माइंडसेट में, सोचने में कि साहब हमको अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि डायरेक्ट टच जनता से उसी का रहता है, वो क्या सोच रहा है, वो जो कह रहा है उसको हमको लाइन में रखना है। और दुष्प्रचार जो हुआ, जो भाजपा कह रही है कि भाई आरक्षण के नाम पे दुष्प्रचार हुआ, क्योंकि आरक्षण कोई खत्म करने वाली चीज है नहीं और ना ही संविधान बदलने वाली चीज ऐसी कोई है, ना कोई सोच था। ये ऐसा प्रचार किया गया कि हम हार गए। तो हमको ये समझना होगा और समझाना होगा। और मुझे लगता है इस बैठक में सबसे ज्यादा अगर मिनट्स अगर देखे जाएंगे, चर्चा की बात होगी तो इसी पर होगी, संविधान और आरक्षण ने कितना नुकसान पहुंचाया, जनता को क्या समझाना है, कैसे उनके बीच में फिर से अपनी पकड़ बनानी है, और उसके लिए हमको तैयारियों के तौर पर चाहे संगठन में, सरकार में क्या क्या करने होंगे। अच्छा, एक और बड़ी चीज है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो पहला चुनाव हुआ, कल उपचुनाव के नतीजे आए 13 सीटों पे। भारतीय जनता पार्टी के हाथ बहुत कुछ नहीं लगा है। उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं। तो क्या अब जो इस बैठक में क्या इसको लेकर भी चर्चा होगी, और साथ ही साथ क्या अब जो है, क्योंकि कई बातें सामने आई कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई कैंडिडेट्स ऐसे थे जिसको कि स्टेट जो यहाँ का जो स्टेट बॉडी थी वो नहीं चाह रही थी कि उनको टिकट मिले, फिर भी उनको टिकट दिया गया, और फिर बाद में यही बात सामने आई कि वो लोकप्रिय नहीं रह गए थे और इस वजह से उन जगहों पे हार मिली। तो क्या उपचुनाव जो 10 सीटों पे होनी है उसकी भी रूपरेखा तैयार होगी, और कैंडिडेट सिलेक्शन पे भी बात होगी? नहीं, ये सबसे अहम है ये सवाल, इसलिए एक तो इसका एक हिस्सा जो है कि भाई जो अभी जो चुनाव हुए हैं 13 सीटों पे, भाजपा ने बंगाल में नुकसान उठाया है जी। 3 उनके प्रत्याशी हार गए हैं, वहाँ जो विधायक थे हार गए हैं। इसके अलावा भाजपा को उपचुनाव में कुछ ऐसा खास था नहीं। उत्तराखंड, बद्रीनाथ, उत्तराखंड, यस वही है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बंगाल में भी हार गए हैं। तो ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो ये लिखा था, टैली बनाई जाती है कि इंडिया दिस, एनडीए दिस, वो सब जगह दिखाया जा रहा है। उसमें अगर आप इंडिया में भी आप देखिए कि सबकी टैली, कांग्रेस की अलग है, टीएमसी की अलग है, सबकी अलग अलग, और कोई जरूरी नहीं कि सब लोग एकजुट करके एक साथ चले। बंगाल में ममता बनर्जी ने चुनाव अलग लड़ा था, उनको भी इंडिया में जोड़ा जाता है। तो ये भाजपा को एक तरीके से परेशान करने वाली बात है। दूसरी की उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, उस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि स्टेट ने जो तमाम सर्वेज कराए थे अपने और सेंटर लीडरशिप को भेजे थे, बहुत सारे सांसदों को टिकट नहीं देने की बात कही गई थी, लेकिन दिया गया। बहुत सारे लोग इतना आसान रास्ता बना लिए हैं कि लखनऊ रुको ही ना, गाड़ी एक्सप्रेस वे पे चढ़ाओ और सीधे दिल्ली पहुंच जाओ और वहां से टिकट लेके चले आओ, सीधे वहां जाओ, वहां से फोन करा के काम करा लो। तो लखनऊ को लोग बाईपास कर रहे थे। तो मुझे लगता है इस आज की इस हार के बाद और इन बैठकों के बाद ये तो तय होगा कि भाई सामंजस्य होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। देखिए आप सोचिए, दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, ये क्या एक्सपोज हो गए सब लोग। ये लोग सीधे लखनऊ को लूप में बिना लिए दिल्ली से वाया होके आए थे, बेकार हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग, पहले दारा सिंह चौहान आ रहे, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर के बेटे। तो ये भी तय होगा कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए स्टेट लीडरशिप की और सेंट्रल लीडरशिप की। ये कोऑर्डिनेशन का नहीं था, इस वजह से नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में। एक कारण ये भी सबसे बड़ा है कि जो लोग सीधे दिल्ली दरबार कर रहे थे, यहाँ से बिना मदद लिए, आशीर्वाद लिए, बिना हाथ मिलाए, वो सबके सामने, अगर मान लीजिए सुन लिया गया होता दिल्ली की तरफ से कि साहब स्टेट की तरफ से भी आया है और ये अलोकप्रिय है। होता यह है कि बहुत सारे लोग, भाजपा को ये पता था कि हम तो आ ही रहे हैं, तो आंख बंद करके सबको टिकट दिया गया, जीरो रिस्क फैक्टर पे कि कुछ नहीं बदलना, हम तो सब जीत रहे हैं, सब जीत रहे हैं। तो जो बहुत अलोकप्रिय हो गया था, जिनकी रिपोर्ट गई थी, वो डायरेक्ट वहां गया, नमस्ते किया, टिकट लेके चला गया। तो मुझे लगता है ये दूर होगा। और इन जो बाई इलेक्शंस होंगे, इसमें भी आप देखिएगा कि कार्यकर्ताओं को और जीतने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो वहां का मौजूदा या पूर्व या फिर कोई भी हो, वो उसी को दिया जाएगा जो विनिंग वाला, जीतने वाला आदमी होगा और जो जिस पे स्टेट और सेंटर दोनों की तरफ से सहमति होगी। तो कुल मिलाकर आज जो कार्य समिति की बैठक चल रही है, उसमें उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी जिनको 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हार का कारण माना गया। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होता है तो उसमें इस कार्य समिति की बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है और किस तरीके से इन सीटों पर पार्टी फैसला लेती है और कैंडिडेट सिलेक्शन किस तरीके का होता है। फिलहाल हमारे डिस्कशन के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं कमेंट कर, और साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।